हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों ने केस नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब जो है केस नंबर हम 4 पे जाने वाले हैं। आपको पता है हम लोग केस सिनेरियोज कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, एमसीक्यूज के साथ ऊपर आके हम लोग केस सिनेरियोज पढ़ने वाले हैं। मैं श्री कृष्णकांत साहू हूँ और आप देख रहे हैं सीए क्वेश्चन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो को बिना ज्यादा टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी जीएसटी लॉ पे कौन सा ये करेक्ट है इन रिलेशन टू द होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। सर ये होटल अकोमोडेशन सर्विस की बातें कर रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते एक बार। द होटल्स आर चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन द सर्विसेज issued to company. Hotels are charge IGST on the issue on the invoice issued to the company. Hotel shall issue a bill of supply. The hotel shall charge CGST and SGST to the extent the charges are related to the participants of Rajasthan and IGST to the extent participants are related to the Gujarat and Madhya Pradesh on invoice issued to the company. सर क्लैरिटी नहीं है ये राजस्थान एंड गुजरात मध्य प्रदेश क्या है। क्लाइंट जो हमारे क्लाइंट है इस केस में वो क्लाइंट कहाँ का है, जो टैक्स पेयर है वो कहाँ का, ये समझने के लिए हमें एक बार केस सिनेरियो देखना पड़ेगा। XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ मिड साइज कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अच्छा हमारा जो क्लाइंट है या टैक्स पेयर है वो जो है दिल्ली का है। डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील कर रहा है। अब क्या हो गया, कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डिकेड। डिकेड मतलब 10 सालों से ऊपर तक ये काम कर रहे हैं अपना। कंपनी नीड्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद वेरियस जीएसटी रेगुलेशंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। देखो फर्स्ट पैराग्राफ से हमें जब ये पता चला कि ये बंदा दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इतना यहाँ पे काम की चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। ठीक है सर। द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग टू एक्सपांड इट्स सेल्स चैनल इन इंडिया थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ईच स्टेट इन द व्यू ऑफ द सेम कंपनी अंडरटेकन फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द मंथ ऑफ जून। अच्छा इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूटर कनक्लेव इन उदयपुर। उदयपुर में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर कनक्लेव ऑर्गेनाइज किया राजस्थान में। where the distributor from Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh participated in the conclave held in Rajasthan. The total cost of hotel accommodation was rupees 25 lakhs, which was paid by Delhi office to the hotel located in Rajasthan. तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, आपके पास में रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ का है, दिल्ली का है। होटल कहाँ पे सिचुएटेड है, होटल सिचुएटेड है राजस्थान पे। अब ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी होटल, होटल सर्विसेज जिन्होंने प्रोवाइड किया होगा, मे बी एबीसी या XYZ जिन्होंने प्रोवाइड किया होगा, उनकी पूछी जा रही है उन्होंने क्या चार्ज करनी चाहिए। सीजीएसटी चार्ज करना चाहिए, एसजीएसटी चार्ज करना चाहिए, मतलब इंटरस्टेट या इंट्रा स्टेट क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई की ये क्वेश्चन है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पे आपने पढ़ा होगा जी सर, याद आ रहा है हमें सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 में सबसेक्शन नंबर क्या था याद है, सबसेक्शन नंबर 3 एंड क्लोज नंबर C। क्या सर ये सारा कुछ हमें याद करने की जरूरत है, सबसेक्शन नंबर क्लोज नंबर याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं होए तो भी कोई इश्यू नहीं है। एमसीक्यूज पे तो पूछने की, एमसीक्यूज में जरूरत भी नहीं है आपको याद करने की। चलिए क्योंकि रीजन आपको लिखना नहीं होता, वो मार्कशीट पे सिर्फ सर्कल लगाना होता है। ठीक है सर, तो क्या होगा आंसर, मैं बताऊं सर। आंसर जो होगा ना इस पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई होटल अकोमोडेशन के लिए क्या होगा, होटल अकोमोडेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर मुझे याद आ रहा है कि होटल अकोमोडेशन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई तो जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही होगा। सही याद आ रहा है आपको, एकदम सही। तो इस केस में क्या कौन सा आंसर सही होना चाहिए सर, ए नंबर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है सर, ये तो हो गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसके लिए सर केस सिनेरियो पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो हम डायरेक्ट देखते हैं होटल अकोमोडेशन है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली की है टैक्स पेयर या कहाँ की है, और डायरेक्टली हम सॉल्व कर पाते। हाँ जी आपने सही कहा, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाओगे, बट एट हम अभी जब सॉल्व कर रहे हैं तो एक एक केस सिनेरियो पढ़ के ही चलेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। बाकी एग्जाम में आप ऐसे ही केस सिनेरियो ज्यादा ही सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कैसे सॉल्व करना है, और डायरेक्टली आप आंसर दे के आ सकते हो। ठीक है सर, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम परचेज्ड बाय द कंपनी। जो गिफ्ट आइटम कंपनी ने परचेज किया है उसमें क्या होगा, गिफ्ट आइटम। सर आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने से पहले हमें जो है कौन सा सेक्शन यहाँ पे अप्लीकेबल होगा मैं बताऊं सर। हाँ जी बताइए। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 ब्लॉक क्रेडिट का। सही कहा आपने, जो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 है वो आपने सही कहा कि ये ब्लॉक क्रेडिट ही यहाँ अप्लाई होगा। गिफ्ट के लिए तो ब्लॉक है, क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। एक सिनारियो हम लोग पढ़ के चल रहे हैं, क्या सिनारियो है। चलिए देखिए पॉइंट नंबर बी से आ रहा है ये क्वेश्चन। कंपनी परचेज सर्टेन गिफ्ट आइटम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेंट्स इन कॉन्क्लेव। द गिफ्ट आइटम वे परचेज फ्रॉम द वेंडर लोकेटेड इन लुधियाना पंजाब एंड वे डिलीवर्ड टू द होटल in Udaipur, Rajasthan
and participants of the conclave. The cost of such gift item was rupees 25 लाख. However, the value of individual gifts was restricted to 75,000 रुपए. तो देखो ये कहीं ना कहीं आपको जो है इससे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. वैसे देखो आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात किए गए हैं. तो ब्लॉक क्रेडिट तो आपने सही कहा, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी जानने की जरूरत है यहाँ पे. देखो राजस्थान दैट इज द लोकेशन वेयर द गुड्स वेर रिसीव्ड. दिल्ली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी. पंजाब द लोकेशन फ्रॉम वेयर गुड्स वर डिस्पैच्ड. या परमानेंट लोकेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट रिसीविंग द गिफ्ट्स. चलिए वापस पढ़ते हैं, वापस आते हैं इस पे. द कंपनी परचेज सर्टेन गिफ्ट आइटम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टिसिपेंट्स कनक्लेव. कंपनी ने गिफ्ट परचेज किया. गिफ्ट जो परचेज किया कंपनी ने, वो वेंडर कहाँ पे था, वेंडर था लुधियाना पे. ठीक है सर. और हमारा जो टैक्स पेयर कहाँ पे, हमारा जो टैक्स पेयर ये दिल्ली पे. तो इन्होंने परचेज किया. ठीक. अब जो है गिफ्ट हुए परचेज इन वेंडर लोकेटेड इन दिल्ली, सॉरी लुधियाना पंजाब, एंड वे डिलीवर्ड टू द होटल इन उदयपुर. अच्छा, इनको इन्होंने कह दिया कि भैया उदयपुर पे आप भेज दो, उदयपुर पे आप भेज दो. ठीक है. तो जहाँ पे जो होटल लोकेटेड था, जहाँ पे जो है कनक्लेव होने वाली थी, कनक्लेव में इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करने का था 25 लाख रुपए का. तो ये कैसा लग रहा है, सब सप्लायर ये, रेसिपेंट ये, बट गुड्स तो यहाँ पे जा रहा है. तो इजंट दिस बिल टू शिप टू सप्लाई, ये बिल टू शिप टू सप्लाई नहीं हो गया. तो बिल टू शिप टू सप्लाई के केस में आपके पास क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बिल टू शिप टू सप्लाई के केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर या थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन सा है, दिल्ली. जो टैक्स पेयर है वो थर्ड पार्टी है. तो इस केस में क्या हो गया आपके पास में, दिल्ली द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस. क्योंकि ये बिल टू शिप टू सप्लाई है. बिल टू शिप टू सप्लाई में हमें गुड्स कहाँ पे रिसीव हो रहा ये देखने की जरूरत नहीं है, गुड्स कहाँ पे जा रहा है ये भी देखने की जरूरत नहीं, हमें ये देखना है थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है. तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पास में जो है दैट इज दिल्ली. तो दिल्ली वुड बी द केस हुए द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दिया. तो ये था आपके पास में पॉइंट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हम इस हिसाब से कंप्लीट हो चुका. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड बाय द कंपनी. चलिए जी, आप जो कह रहे थे तभी दैट इज रिगार्डिंग टू की 17.5 ब्लॉक क्रेडिट, वो आपकी कहना यहाँ पे काम लगने वाला है. गिफ्ट के केस में तो क्या हो गया, आईटीसी मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं. और नेक्स्ट आपके पास में आएगा इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में भी सेक्शन नंबर 17.5 पे ही गिवन है ये कि आपको जो गिफ्ट नहीं मिलने वाला है. दैट इज ऑलराइट. 17.5 पे ही गिवन है कि आपको पास में जो है क्रेडिट नहीं मिलने वाला. ये भी आपने कहा सही. चलिए जी एक बार पढ़ लेते हैं. कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू द बोथ गिफ्ट आइटम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी. ये तो ठीक ही लग रहा है. कंपनी इज एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू द गिफ्ट आइटम वैल्यू लेस देन 50,000. ये कहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इन्होंने कहा रेस्ट्रिक्टेड टू 75,000. आपको याद होगा शेड्यूल नंबर 1 पे पारा नंबर 3 वहां पे क्या कहा गया था कि यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो गिफ्ट देते हैं और वो पूरे साल में 50,000 से कम है तो हम उसको सप्लाई मानेंगे, ये कहा गया था ना. तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो जो है डिफरेंट थिंग है. सप्लाई मानेंगे दैट्स ऑलराइट, विदाउट कंसिडरेशन है तो हम उसको सप्लाई मान के चलेंगे. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो आईटीसी के लिए तो सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 5 में आप क्लोज नंबर एच के आसपास चेक करोगे तो वहां पे क्या बोला गया, कंपनी को जो है आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस केस में. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट में ब्लॉक्ड है क्रेडिट, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो ना गिफ्ट में, तो आगे बिजनेस नहीं लेके आ रहे हो. तो इसके वजह से कंपनी सरकार की जो है जीएसटी वो चली जाएगी, टैक्स चली जाएगी. इसकी वजह से आपको ब्लॉक्ड है ये क्रेडिट, आपको ये नहीं मिलने वाला. कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट वुड बी द राइट आंसर. आपके पास में ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट आंसर है. द कंपनी, ये तो हो गया, द कंपनी एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली इन इंश्योरेंस पॉलिसी. ना इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी नहीं मिलेगा, स्टैट्यूटरी कंपल्सन होती है तब जाके मिलता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अवेलमेंट ऑफ दिस, ये तो भाई रॉन्ग ही आंसर है. चलिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. आपके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी पे कुछ कंफ्यूजन है क्या आपको, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी क्या कहा गया. इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इन केस वो मैंडेटरी अंडर लॉ है तब जाके ही आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी. तो इस केस पे मैंडेटरी है नहीं है. देखो
अब जो है इस केस में इन्होंने क्या किया, कंपनी परचेज इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉय ट्रैवलिंग फॉर द कनक्लेव एंड द प्रीमियम फॉर सच इंश्योरेंस पॉलिसी वाज ₹1 लाख व्हिच वाज पेड बाय द कंपनी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर द लॉ रिक्वायरिंग सच कंपनी। बस इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि भाई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम क्यों करें, आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं, खत्म। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which the following statement is correct in relation to issuance of EUA bill for transportation of goods between the factory and warehouse in a non-motorized cart? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि सिनारियो पे क्या पॉइंट गिवन है इसके लिए। पॉइंट नंबर डी पे बोला गया कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयरहाउस नियर इट्स फैक्ट्री। ठीक है, कंपनी ने जो है क्या किया, एक फैक्ट्री के पास में अपना एक उन्होंने रेंट पे ले लिया। ठीक है, वेयरहाउस डिस्पैच द गुड्स फॉर स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स, द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द फैक्ट्री एंड अ न्यू वेयरहाउस इन अ नॉन मोटराइज्ड कार्ट। मतलब नॉन मोटराइज्ड कार्ट है, मोटर यूज नहीं कर रहे कार्ट पे। द वैल्यू ऑफ सच गुड ट्रांसपोर्टेड इन सिंगल ट्रिप इज अप टू 5 लाख फॉर द रेंट ऑफ वेयरहाउस इज रुपीज 18 लाख फॉर द इनिशियल 11 मंथ एंड द सेम सैलरी रुपीज 21 लाख रिवाइज्ड टू द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 11 मंथ्स। तो यहाँ पे जो है इसके बाद केस स्टडी आपका खत्म ही हो रहा है, जीएसटी का रेट आपको इन्होंने दे दिया गया एंड ऑन दिस बेसिस आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। देखो केस स्टडी हम लोग केस सिनेरियो पढ़ते पढ़ते अपने पूरे पूरे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ पे क्या है, ईवे बिल है और नॉन मोटराइज्ड कार्ट है, इसके अलावा ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इस केस सिनेरियो बिना पढ़े भी आप इसके आंसर आराम से दे सकते हो। ईवे बिल क्या एप्लीकेबल होता है नॉन मोटराइज्ड कार्ट पे, कोई वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। नॉन मोटराइज्ड कार्ट पे बस ये बताओ ईवे बिल एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं सर, याद आ गया, यूए बिल एप्लीकेबल नहीं होता नॉन मोटराइज्ड कार्ड पे। तो इस इन दिस केस क्या एप्लीकेबल होएगा? नहीं होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। यूए बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड बाय द कंपनी फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स रिस्पेक्ट टू द कंसाइनमेंट वैल्यू। नहीं भैया, ये तो होता ही नहीं। यूए बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इन गिवन केस irrespective of the consignment value of the goods। ये भी ना। यूए बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड फॉर द गुड्स, ओह सॉरी, आपके पास में क्या है, ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इन द गिवन केस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नॉन मोटराइज कार्ट है। मोटराइज कार्ट होता तब जाके ही हम जो है ईवे बिल को इश्यू करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में इसका केस खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला इन्होंने, विद द फ्लोइंग स्टेटमेंट मस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द न्यू वेयरहाउस टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या लेने की जरूरत है, तो ये आपके पास में ये सेक्शन नंबर 22 का क्वेश्चन है। Separate GST registration is not required mandatorily. GST registration is required as a casual taxable person. Separate GST registration is required once the rent is more than 20 lakhs per annum. ऐसा कुछ है क्या? 20 लाख की कोई लिमिट है? थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। रेंट इन्होंने जो लिया हुआ था, कहाँ पे लिया हुआ था? न्यू वेयर हाउस इन्होंने लिया था नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली। तो दिल्ली में ही इन्होंने लिया हुआ है और इनकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है वो कहाँ पे? दिल्ली में। तो आप बताओ, एक स्टेट में आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, दिल्ली में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो आप जो है एक नया वेयरहाउस खोल रहे हो, नया वेयरहाउस ले रहे हो, तो क्या आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? आप ही बताओ। नहीं भैया, जरूरत तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड हैं। हम खुद को एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर कर लेते हैं इस वेयरहाउस को, तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों वापस से रजिस्ट्रेशन ले? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी दिल्ली में है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो वहां के लिए होता है जहां पे हम कुछ इवेंट के लिए या एग्जीबिशन के लिए जाते हैं और हमारी रजिस्ट्रेशन वहां पे नहीं होता है, तो वहां पे हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, इसके वजह से हम वहां पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। ये 20 लाख पर एनम इस पे एप्लीकेबल ना है, थ्रेशोल्ड लिमिट हमें चेक नहीं करना, क्योंकि दिल्ली पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बंदा, तो वापस से इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये जाए एडिशनल प्लेस को डिक्लेयर करे, अमेंडमेंट करे अपनी ये कोफिल्स को, नॉन कोफिल्स को, जो भी होते हैं इस पे, उसके बाद इनको जो है बस काम खत्म हो जाएगा वहां पे। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। तो ये था आपके पास में केस सिनेरियो नंबर 5 हो। आपने अब तक केस सिनेरियो नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है, तो ये ऑलरेडी इसी आपके पास में यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको देख लो। एंड केस सिनेरियो नंबर 4 हमने अब कवर कर लिया। ऐसे ही आपको केस सिनेरियो नंबर 5 एंड 6 जो है कल का डेट में अवेलेबल हो जाएगा। आप ऐसे ही करके जो है केस सिनेरियो देखते रहो। यहाँ पे आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन है, अभी भी क्लैरिटी यदि नहीं मिल रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके जो है आने वाले वीडियोस भी आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।